स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर फ्लूइड डायनेमिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं और आज की हमारी जो डिस्कशन है ये इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम थोरोली इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्लूइड डायनेमिक्स। सबसे पहला पॉइंट जो स्टूडेंट याद रखिएगा कि फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब ये है स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। तो आप इसे लिख सकते हैं स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, यानी फ्लूइड्स को मोशन की स्टेट में स्टडी करना, इसे हम फ्लूइड्स डायनामिक्स का नाम देते हैं। दूसरा पॉइंट जो स्टूडेंट यहां पे याद रखना है कि ये जो टर्म फ्लूइड है इसका क्या मतलब है, हाउ कैन वी एक्चुअली डिफाइन द टर्म फ्लूइड। तो स्टूडेंट याद रखिएगा एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। हर वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसे फ्लूइड का नाम देते हैं। एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। अब यहां पे एक बात जो स्टूडेंट जनरली याद रखते हैं कि फ्लूइड का मतलब शायद उन्हें लगता है सिर्फ लिक्विड्स हैं। तो स्टूडेंट यहां पे बात याद रखनी है कि फ्लूइड में दो चीजें आती हैं, लिक्विड्स भी फ्लूइड का हिस्सा है, इसके अलावा जो गैसेस हैं वो भी फ्लूइड्स का हिस्सा है। तो फ्लूइड्स में दो बातें आपने याद रखनी है, लिक्विड्स भी फ्लूइड्स कहलाते हैं और दूसरा जो है हमारे पास वो गैसेस हैं। तो गैसेस टर्म भी हम फ्लूइड का हिस्सा कंसिडर करते हैं और गैसेस भी फ्लूइड्स में कंसिडर होती हैं। अब लिक्विड्स नॉर्मली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स का नाम है। ऐसे फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हों, इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जिनकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी ऐसे फ्लूइड जिनकी डेंसिटी चेंज ना हो सके उसे हम लिक्विड्स का नाम देते हैं। जबकि गैसेस जो हैं वो ऐसे फ्लूइड्स का हिस्सा बनती हैं जो कि कंप्रेसिबल होती हैं। और कंप्रेसिबल का मतलब ऐसे फ्लूइड्स जिनकी जो डेंसिटी है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट नहीं है, इनकी डेंसिटी वेरी कर सकती है। तो ये दो बातें बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है। अब स्टूडेंट फ्लूइड से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करते हैं विच इज विस्कोसिटी। तो स्टूडेंट विस्कोसिटी को हमारी बुक कैसे डिफाइन करती है, यहाँ पे ऑब्वियसली हमने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए कि विस्कोसिटी क्या है। फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखूंगा फ्रिक्शनल इफेक्ट। एक फ्लूइड की डिफरेंट लेयर के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसे विस्कोसिटी का नाम देते हैं। और स्टूडेंट याद रखिएगा जिस भी फ्लूइड के दरमियान लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी और वो फ्लूइड जो है उसका फ्लो मुश्किल होगा। अब यहीं पे विस्कोसिटी को कैसे मेजर किया जाता है, विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की टर्म यूज करते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक्चुअली is used to measure viscosity of any fluid। किसी भी फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से मेजर करते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इसको ईटा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई आर वी। तो ये हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है जो कि हमने स्टोक्स लॉ से लिखी है। यहाँ पे एफ डी जो है ऑब्वियसली ड्रैग फोर्स है। दूसरी बात जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड याद रखनी है वो यूनिट्स हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स आप स्टूडेंट पास्कल सेकेंड्स भी लिख सकते हैं और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड भी कह सकते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बेस यूनिट्स की फॉर्म में किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। और यहीं से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसकी डायमेंशन भी स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए ml-1 t-1। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बेस डायमेंशंस हैं जो एज ए एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसा कि मैं बता चुका हूं कि फ्लूइड जो है वो दो टाइप्स के हैं, इसी के अकॉर्डिंगली जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है दोनों फ्लूइड्स के टाइप के अकॉर्डिंगली वो डिफरेंटली टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। तो आप यहां पे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स की
जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से इंक्रीज करती है, सॉरी लिक्विड्स की। सो स्टूडेंट लिक्विड्स जो हैं इससे रिलेटेड बात याद रखिएगा कि जो लिक्विड्स है इनकी जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लिक्विड्स का तो लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है वो एक्चुअली डिक्रीज करेगी। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो इजीली फ्लो कर पाता है और विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर गैसेस की बात की जाए तो गैसेस के लिए स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो विस्कोसिटी का फैक्टर है वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्चुअली जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से फ्लो में हर्डल बढ़ जाएगी और विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। या एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि डिफ्यूजन रेट जो है वो गैसेस का इंक्रीज हो जाता है जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो ये दोनों बातें एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे मैं एक एमसीक्यू आपसे विस्कोसिटी से कुछ शेयर कर लेता हूँ। एमसीक्यू ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर विस्कस। इनमें से कौन सी जो फ्लूइड है वो ज्यादा विस्कस है? ऑप्शन ए है हमारे पास वाटर, ऑप्शन बी है हमारे पास मिल्क, ऑप्शन सी है हमारे पास ग्लिसरीन एंड ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास हनी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि हनी इज द राइट ऑप्शन और हनी जो है वो मोर विस्कस है एज कंपेयर टू दीज थ्री ऑप्शन। इसी तरह स्टूडेंट विस्कोसिटी से रिलेटेड आप याद रखिएगा एक और एमसीक्यू, और वो एमसीक्यू कुछ इस तरह से है कि विद इंक्रीज in temperature, with the increase in temperature of fluids viscosity, option A may increase, viscosity increase भी कर सकती है। ऑप्शन बी may decrease, viscosity decrease भी कर सकती है। ऑप्शन सी में रिमेन्स कांस्टेंट, सेम भी रह सकती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। और यहां पे मैं फिफ्थ ऑप्शन भी देता हूं क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, ऑल ऑफ दीज। तो ज्यादातर स्टूडेंट यहां पे कहेंगे कि सर आपने फ्लूइड की बात की है, फ्लूइड में गैसेस और लिक्विड्स दोनों आते हैं तो विस्कोसिटी इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी, लिहाजा डेल्टा ऑप्शन है। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है। इसका मतलब ये है कि विस्कोसिटी इंक्रीज तो करती है किस केस में? गैसेस में टेम्परेचर के बढ़ाने से, डिक्रीज करती है लिक्विड्स में। लेकिन कुछ ऐसे फ्लूइड्स भी होते हैं, इन फ्लूइड्स को हम कहते हैं विस्कोस्टैटिक फ्लूइड्स, जिनकी जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से चेंज नहीं होती। तो ये पॉसिबल ऑप्शन भी हो सकता है अगर जनरली बात की जाए। और अगर विस्कोस्टैटिक फ्लूइड की एग्जांपल कोई स्टूडेंट पूछ ले तो विस्कोस्टैटिक फ्लूइड की जनरली एग्जांपल हनी भी ली जा सकती है। और नॉर्मली जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, जो ऑयल्स वगैरह होते हैं, उनकी भी विस्कोसिटी अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर चेंज नहीं होती। तो आपको ये बात भी जहन में रखनी है। अब स्टूडेंट विस्कोसिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन है हमारे पास, इट इज ऑफ स्टोक्स लॉ। तो अब स्टोक्स लॉ क्या है और स्टोक्स लॉ को कैसे स्टेट करते हैं और स्टोक्स लॉ अप्लाई करने की क्या लिमिटेशंस हैं, ये सारी बातें एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर मेरे पास एक फ्लूइड है, these are the lines which are streamlines which actually represents the flow of the fluid in this diagram, और इसमें एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है अगेंस्ट द फ्लूइड। अब जब ये अगेंस्ट द फ्लूइड जाएगा ऑब्जेक्ट, जो कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मैंने लेट किया है जिसका रेडियस जो है वो मैं कह देता हूं r है,
तो इस पर एक ड्रैग फोर्स लगेगी। ड्रैग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स वो अपोजिंग फोर्स होती है, और स्टोक्स लॉ हमें बताता है कि ड्रैग फोर्स जो है वो किसी भी स्फेरिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट पे लगने वाली, दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ऑब्वियसली दिस मैथमेटिकल फॉर्म इज नोन एज स्टोक्स लॉ, और ये आपसे एमसीक्यू में फॉर्म पूछी जा सकती है। यहां से 2-3 बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, किसी भी बॉडी पे लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड के। जितनी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतनी रिटार्डिंग फोर्स ज्यादा या ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी। नंबर 2, रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड नंबर 3, ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जितने मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड ज्यादा होगी उतना जो है उस पर ड्रैग फोर्स भी ज्यादा लगेगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक एमसीक्यू तो आपसे ये फैक्टर्स की बेस पे पूछा जा सकता है। दूसरा एमसीक्यू ये पूछा जा सकता है, वो कहता है कि ड्रैग स्टोक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। किस केस में स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है? नंबर 1, फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। क्या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पे हम स्टोक्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते? ऑप्शन बी, फॉर स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स। स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे आप स्टोक्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते क्या? या ऑप्शन सी, फॉर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट याद रखिएगा स्टोक्स लॉ जो है वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। सो इस एमसीक्यू का जो राइट आंसर है वो चार्ली है। इसका मतलब है कि स्टोक्स लॉ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पे है और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है। तो ये स्टूडेंट आपने स्टोक्स लॉ से रिलेटेड पॉइंट जो है वो याद रखना है। नाउ स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। अब आपने टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है और टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जा सकता है, ये डिस्कस करना है। सबसे पहले स्टूडेंट याद रखिएगा टर्मिनल वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ वर्टिकली फॉलिंग डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दो टर्म्स जो है वो आपने याद रखना है। ये मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी है ऑफ वर्टिकली फॉलिंग डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब स्टूडेंट जो टर्मिनल वेलोसिटी है हमारी बुक में इसके कुछ रिलेशन लिखे हैं। फर्स्ट रिलेशन है mg/6 पाई ईटा r। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, एंड द सेकंड रिलेशन इज 2g r² rho over 9 eta, and this is the second relation of the terminal velocity written in the book. अब स्टूडेंट इस रिलेशन के मुताबिक ये जो फर्स्ट रिलेशन है, टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इस रिलेशन के मुताबिक हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू r² यानी रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फर्स्ट रिलेशन कब लगाना है और सेकंड रिलेशन कब लगाना है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब मैस को कांस्टेंट कर दिया जाए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए तो फिर आप जो है वो ये रिलेशन लगाएंगे, और अगर ड्रॉपलेट्स के लिए जो है वो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए, डेंसिटी का फैक्टर कांस्टेंट कर दिया जाए तो फिर आप ये रिलेशन लगाएंगे। अब जब मैस कांस्टेंट हो जाए तो डिफरेंट ड्रॉपलेट्स के लिए आप टर्मिनल वेलोसिटी की रेशो को लिख सकते हैं इनवर्स रेशो ऑफ रेडियाई के इक्वल। तो ये बात भी एमसीक्यू में अप्लाई हो सकती है। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी की जो रेशो है स्टूडेंट उसे लिखा जा सकता है r1² ओवर r2²। तो ये स्टूडेंट दो रिलेशन जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यू में अप्लाई हो सकते हैं। अब स्टूडेंट टर्मिनल वेलोसिटी किस तरह से अटेन होती है इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी जरूरी है, और इसमें से भी आपसे एमसीक्यू जो है वो शेयर किया जा सकता है। तो जरा गौर से देखिएगा।
फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ड्रॉपलेट है जो कि वर्टिकली एयर में फॉल कर रहा है, ये इसका वेरी इनिशियल पॉइंट ए है, नीचे आते हुए मैं एक दरमियान में पोजीशन कंसिडर करता हूं, ये पोजीशन बी है, और एक लास्ट पोजीशन कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज पोजीशन सी। अब ये जो ड्रॉपलेट फॉल कर रहा है वेरी इनिशियल पॉइंट, तो इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इसका वेट है विच इज डाउनवर्ड, और एक इस पे लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है दैट विल बी अपवर्ड। स्टूडेंट याद रखिएगा, इस ड्रॉपलेट पे लगने वाली अगर आपने नेट फोर्स निकालनी है तो वो आप वेट माइनस ड्रैग फोर्स करके नेट फोर्स निकालेंगे। वेरी इनिशियल पॉइंट जो ए पॉइंट है विच इज वेरी इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखिएगा। जब अभी ड्रॉपलेट ने फॉल करना शुरू किया है तो इस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स क्या है, जीरो, और अगर ड्रैग फोर्स जीरो है तो क्या मैं कह सकता हूं एट ए वेरी इनिशियल पॉइंट जो नेट फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू वेट के, यानी इस पोजीशन पे इस ड्रॉपलेट पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। फिर स्टूडेंट अगर सिर्फ और सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है इस ड्रॉपलेट का दैट इज इक्वल टू जी। अब जैसे जैसे ड्रॉपलेट नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इस पे लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, इंक्रीज। तो बी पॉइंट पे आप देखिए कि क्या सिचुएशन बन रही है कि हमारे पास ड्रैग फोर्स अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है, ड्रैग फोर्स के इंक्रीज होने की वजह से जो नेट फोर्स है वो क्या हो रही है स्टूडेंट, वो डिक्रीज कर रही है, और नेट फोर्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज कर रहा है, और इस केस में आप लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, लेस देन जी। अब आप अंदाजा करें कि जैसे जैसे ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है उस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स इंक्रीज होती जा रही है, क्यों, क्योंकि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब बॉडी पे लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट सी, और जो बॉडी पे लगने वाला वेट है वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो जाएं। जब बॉडी पे लगने वाली ड्रैग फोर्स और बॉडी पे का जो वेट है वो इक्वल हो जाए तो इस केस में स्टूडेंट याद रखिएगा बॉडी पे लगने वाली जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। जब बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो गई इसका मतलब ये है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब यह है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को आप नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट ये टर्म्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर अटेनिंग टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल है और नेट फोर्स जीरो है। बिफोर अटेनिंग टर्मिनल वेलोसिटी ये सिचुएशन है और वेरी इनिशियल पॉइंट पे ये सिचुएशन है। ये सारी बातें एमसीक्यू के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे डिफरेंट सिचुएशन जो है वो ग्राफिकली कुछ ग्राफ आपसे शेयर करूं कि टर्मिनल वेलोसिटी जब बॉडी अटेन कर रही होती है तो वो किस तरह से उसकी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आता है। तो स्टूडेंट देखिएगा अगर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी कंसीडर किया जाए और एक्स एक्सिस पे टाइम कंसीडर किया जाए तो इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज होती है और उसके बाद जो है वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेती है इस पॉइंट के बाद। तो ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर वर्टिकली फॉलिंग डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट का ड्रॉपलेट का वीटी ग्राफ पूछा जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा, और अगर यही ग्राफ मैं कुछ इस तरह से बनाऊं कि मैं टर्मिनल वेलोसिटी लूं अलोंग वाई एक्सिस और टाइम लूं अलोंग एक्स एक्सिस, तो फिर ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम है। तो ये स्टूडेंट ग्राफ भी आपने याद रखने हैं। और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया जाए तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, दिस इज ए एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस। इनिशियली एक्सेलरेशन मैक्सिमम था, फिर एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज किया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम जो है जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी दिस इज एट वीटी। जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यही बात एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है अगर मैं आपसे एमसीक्यू शेयर करूं कि द एक्सेलरेशन of a body or droplet
after attaining terminal velocity will be, अगर एक बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लिया है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, क्या एक्सेलरेशन जो है वो g के इक्वल होगा उस बॉडी का, या एक्सेलरेशन लेस देन g होगा, या एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g होगा, या एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं कि टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने के बाद जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है। तो ये सारी बातें जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, ये सारी की सारी एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। वो आपसे ड्रैग फोर्स का पूछ सकता है, वो आपसे नेट फोर्स का पूछ सकता है, वो टर्मिनल वेलोसिटी पे जब ड्रैग फोर्स किस चीज की इक्वल हो जाती है, मैक्सिमम ड्रैग फोर्स कितनी लग रही होती है इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो मैथमेटिकल फॉर्म्स लिखी हैं, इन मैथमेटिकल फॉर्म को भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं। देखें यहाँ पे मैं एमसीक्यू बनाता हूं। मेरे पास 4 वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। वी हैव 4 वाटर ड्रॉपलेट्स, 4 वाटर ड्रॉपलेट्स, चारों के चारों जो हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट ड्रॉपलेट, इसे M1 कह दें, इसका मैस है 2 ग्राम। दिस इज द सेकेंड ड्रॉपलेट, इसको आप M2 कह दें, इसका मैस 4 ग्राम है। दिस इज थर्ड ड्रॉपलेट, इसको आप M3 कह दें, इसका मैस 6 ग्राम है। एंड दिस इज द फोर्थ ड्रॉपलेट, इसको आप M4 कह दें, दिस इज M4, और इसका मैस आप कह दें 8 ग्राम। ये चारों के चारों जो ड्रॉपलेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं। ये ड्रॉपलेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, ये ड्रॉपलेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड इन एयर, और ये भी। आपने बताना है, एमसीक्यू कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए, विच ड्रॉपलेट will attain the terminal velocity earlier, इनमें से कौन सा ड्रॉपलेट जो है वो अर्लियर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा। ऑप्शन ए है हमारे पास M1, ऑप्शन बी है M2, ऑप्शन सी है M3 एंड ऑप्शन डी है M4। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, चूंकि सारे के सारे वाटर ड्रॉपलेट है तो डेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। अब अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो फिर मैंने आपको ये बताया है कि हमने कौन सा रिलेशन लगाना है, हमने रिलेशन लगाना है VT इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जिस ड्रॉपलेट का रेडियस सबसे कम है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी सबसे कम होगी और वो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा। सो यहाँ पे राइट आंसर आएगा M1। अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि विच ड्रॉपलेट विल हैव द ग्रेटेस्ट टर्मिनल वेलोसिटी, तो वो M4 आना था, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ये बातें आपसे एमसीक्यू में डिस्कस की जा सकती हैं। अब टर्मिनल वेलोसिटी ही के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट एक और रिलेशन जहन में रखिएगा कि अगर कुछ ड्रॉपलेट्स जो कि मोर देन 1 ड्रॉपलेट्स हैं वो कंबाइन होकर एक सिंगल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फिर आपने टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालनी है। याद रखिएगा, ये जो ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो रहे हैं इनका जो रेडियस है वो क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट जो टर्मिनल वेलोसिटी है इस केस में, जब बहुत से ड्रॉपलेट मिलकर एक ड्रॉपलेट बना रहे हो तो टर्मिनल वेलोसिटी आप n/2⁻³ इंटू इनिशियल किसी सिंगल ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी से एस्टिमेट कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर आपने रेडियस निकालना है इस ड्रॉपलेट का तो वो भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, n⁻⁴ इंटू r, विच इज द स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ ए सिंगल ड्रॉपलेट। अब ये यहां से एमसीक्यू बन सकता है स्टूडेंट, वो कैसे बन सकता है, मैं अगर आपसे कहूं एमसीक्यू कुछ इस तरह से है कि इफ 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल रेडियाई merge to form a single droplet, then
then terminal velocity will become, तो वो जो सिंगल ड्रॉपलेट है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्या वो 4 टाइम्स इनिशियल टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी, या वो 6 टाइम हो जाएगी, या 8 टाइम हो जाएगी, या वो हमारे पास 10 टाइम्स हो जाएगी? तो स्टूडेंट यहां से याद रखिएगा कि अगर मैं कहूं ये रिलेशन अप्लाई करूं ये वाला कि हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी जब 8 ड्रॉपलेट्स हैं तो 8 को लिखा जा सकता है n की जगह 8 आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू वी, और 8 को लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू पावर 3 2/3 हो गया इंटू वी, ये कैंसिल हो गया। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो हमारे पास जो है 4 टाइम्स टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। सो राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा आएगा। अब स्टूडेंट टर्मिनल वेलोसिटी ही को कंटिन्यू करते हुए एक और सिचुएशन जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और वो है मोशन ऑफ ए पैराट्रूपर। मोशन ऑफ ए पैराट्रूपर, एक पैराट्रूपर है जो कि पहले एयर में इसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए पैराट्रूपर विच इज एक्चुअली फर्स्ट ही अटेन्ड टर्मिनल वेलोसिटी इन एयर। एयर में उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है, और फिर वो डाउनवर्ड मोशन के दौरान नीचे जो है वो वाटर में आके फॉल करता है। दिस इज वाटर। तो जब ये पैराट्रूपर आके वाटर में फॉल करेगा तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी में किस तरह की वेरिएशन आएगी? तो स्टूडेंट ये ग्राफ एक आपको जहन में रखना है कि अगर मैं वी टी जो है या वी टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं तो पहले एयर में इसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन की तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद जब ये वाटर में एक सेकंड लिक्विड के इंटरफेस के साथ जाके स्ट्राइक करेगा और ये वाटर में आके पैराट्रूपर फॉल किया, तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी जो इसने एयर में अटेन की थी इस टर्मिनल वेलोसिटी में एकदम से डिक्रीज आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर की वजह से एकदम से ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगी, और वाटर में गिरने के बाद डिक्रीज होगी वेलोसिटी, और फिर वो वाटर में दोबारा से टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अटेन कर लेगा। तो ये जो है टर्मिनल वेलोसिटी दैट विल बी इन वाटर। तो ये स्टूडेंट एक वेरिएशन जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी की वो आपको जहन में रखनी है पैराट्रूपर की केस में। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारी वो है फ्लूइड फ्लो की। अब फ्लूइड फ्लो जो है वो दो तरह के फ्लूइड हैं हमारे पास हमारी बुक में। एक को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो का नाम देते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो, और दूसरा जो फ्लूइड है उसे हम टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो का नाम देते हैं। अब टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो क्या है और स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो क्या है, इससे रिलेटेड बात आपसे पूछी जा सकती है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो को आप रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड का नाम भी देते हैं। नंबर 2, इसे स्टेडी फ्लूइड फ्लो का नाम भी देते हैं, स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड भी कहा जाता है। नंबर 3, स्ट्रीम लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, स्ट्रीम लाइन्स जो हैं वो कभी क्रॉस नहीं करती, स्ट्रीम लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर इन स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये प्रॉपर्टी आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। जबकि टर्बुलेंट जो है वो इररेगुलर जो है वो फ्लूइड फ्लो कहलाता है, इररेगुलर फ्लूइड फ्लो है, और इसमें जो है अनस्टेडी आप इसे कह सकते हैं, अनस्टेडी फ्लूइड फ्लो कहलाएगा। नंबर 3, जो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है इसमें स्ट्रीम लाइन्स क्रॉसेस ईच अदर या स्ट्रीम लाइन्स क्रॉस ईच अदर। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो होता है ये रिलेटिवली लो स्पीड पे एग्जिस्ट करता है, जबकि जो टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो है वो एक रिलेटिवली हाई स्पीड पे एग्जिस्ट करता है। एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम वैल्यू होती है फ्लूइड की स्पीड की जिसे आप क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। तो अगर फ्लूइड की वेलोसिटी या स्पीड जो है वो क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होगी तो इसे हम कहेंगे कि ये टर्बुलेंट फ्लो एग्जिस्ट करेगा, तब टर्बुलेंट फ्लो जो है वो फ्लूइड का एग्जिस्ट करेगा। और अगर फ्लूइड की जो स्पीड है वो क्रिटिकल स्पीड से कम होगी तो उस केस में हम स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो को जो है वो टिक करेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है।
और स्ट्रीम लाइन जो फ्लो है फ्लूइड वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये बातें भी आपसे एमसीक्यू में डिस्कस की जा सकती है इंफॉर्मेशन बेस्ड। अब स्टूडेंट यहीं पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है, वो है आइडियल फ्लूइड। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तो स्टूडेंट उसकी 3 करैक्टरिस्टिक हैं। हर वो फ्लूइड जिसमें ये 3 करैक्टरिस्टिक होंगी उसे आइडियल फ्लूइड का नाम देते हैं। नंबर 1, इट शुड हैव स्टेडी फ्लो, उसका फ्लो स्टेडी होना चाहिए, स्टेडी फ्लो। नंबर 2, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस का मतलब ये है कि जो विस्कोसिटी है वो 0 होनी चाहिए। एंड नंबर 3, इट शुड हैव इट इनकम्प्रेसिबल, वो जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि उसकी जो डेंसिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट आपने 3 बातें आइडियल फ्लूइड से रिलेटेड याद रखनी है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, स्टोक्स लॉ जो अभी हम प्रीवियसली पढ़ के आए हैं, स्टोक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के लिए आप स्टोक्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। ये लाइन अंडरलाइन कर ले, मार्क कर लें एमसीक्यू के लिहाज से बड़ी, क्योंकि आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 है। और अगर विस्कोसिटी 0 होगी आइडियल फ्लूइड के लिए, तो फिर स्टूडेंट याद रखना कि जो ड्रैग फोर्स की कैलकुलेशन है या ड्रैग फोर्स का फैक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।